Hello students, today we are going to start the first chapter of history of class 10th, that is the rise of nationalism in Europe. इस चैप्टर की शुरुआत जो है एक पेंटिंग से हो रही है. अगर आप इस पेंटिंग को देखिए तो ये क्या है, ये फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है. ओके, सो सबसे पहले इस पेंटिंग को समझते हैं. अगर मैं सबसे पहले नीचे वाले हिस्से से बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि एक बहुत लंबी सी लाइन जो है कहीं दूर से आ रही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर. ये जो लाइन है ये कहीं बहुत दूर से आ रही है और ये लाइन जो है होते होते जो पहुंच रही है, कहाँ पहुंच रही है, जो हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है. ठीक है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसकी ओर आ रही है. इसको समझ लीजिए जैसे कोई एक मंदिर हो, कोई बहुत फेमस मंदिर हो. अब मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं ना, लंबी लंबी कतारें लगाते हैं. तो वही सेम यहाँ पर भी सीन है कि यहाँ पर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो एक तरह से गॉड है. ओके, गॉड ऑफ फ्रीडम. ओके, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, तो एक तरह से गॉड ऑफ फ्रीडम की तरह उनको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस पेंटिंग में. दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो ये जो लंबी सी लाइन आ रही है, वो जो लाइन है वो क्या है, वो आ रही है दर्शन करने के लिए, अपनी विशेस को पूरी करवाने के लिए. किसके पास? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास. ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लाइन की. अगर आप इस लाइन को देखिए तो इस लाइन में आपको सबसे पहले डिफरेंट कलर्स के फ्लैग और डिज़ाइन के फ्लैग्स यहाँ नज़र आ रहे हैं. अलग अलग फ्लैग होने का मतलब हो गया कि अलग अलग कंट्री यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है. यानी एक कंट्री नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है मिलकर अपनी विशेस को पूरी करवाने के लिए इस लाइन में लगी हुई हैं. दूसरी चीज़, अगर आप दूसरे कंटेंट को ध्यान दीजिए तो यहाँ पर है रिगार्डिंग विद द ड्रेसेस. जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहन के इस लाइन में खड़े हैं. उस ज़माने में हमें पता था कि सोशल क्लासेस पे या फिर कास्ट बेसिस पे जो ड्रेसेस होते थे वो डिफरेंट होते थे. तो सिमिलर हियर ऑल्सो यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग ड्रेसेस पहन के खड़े हैं. तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ये लोग क्या हैं, इकोनॉमिकली स्टेटस वाइज या सोशल क्लास वाइज क्या है, अलग हैं. साथ में यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों खड़े हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल जो है दोनों लोग हैं. यानी मेल ही नहीं, साथ में फीमेल भी अपनी राइट्स को डिमांड करने के लिए यहाँ पर आ रही है. ओके, तो ये जो लंबी सी लाइन है इस पेंटिंग में, जो हमारी ये लंबी सी लाइन थी वो कहीं दूर से आ रही है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग जो हैं अपनी विशेस को पूरी करने के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आ रहे हैं. ओके, होमेज ऑफर करने के लिए. नाउ सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके हाथ में दो चीज़ें हैं. सबसे पहले मैं ऊपर बात करूं सो इट इज़ रिगार्डिंग विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट. ओके, यानी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो ज्ञान की देवी है. ठीक है, वो क्या कर रही है, ज्ञान की रोशनी जो है फैला रही है लोगों को. किस चीज़ का ज्ञान? डेमोक्रेसी का ज्ञान. ठीक, तो यहाँ पर जो ये पिक्चर है अगर आप देखिए तो इनके हाथ में जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जो हाथ है वहाँ पर उनके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है. ठीक, यानी वो क्या कर रही है, लोगों को एक नई सोच गिफ्ट कर रही हैं. साथ में जो दूसरा हाथ है वहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्या है, द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. सिंपल राइट्स होते हैं ना जो आपको डेमोक्रेसी में मिलते हैं, वही राइट्स जो है इसमें इनके दूसरे हाथ में उन्होंने पकड़ा हुआ है. यानी जहाँ जो लोग भी इनके पास आ रहे हैं उनको दो चीज़ों का वरदान मिल रहा है. दो चीज़ उनकी जो विश फुलफ़िल हो रही है. सबसे पहली उनको एक नई सोच गिफ्ट हो रही है और दूसरी चीज़ हर किसी को राइट्स गिफ्ट हो रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ वाई दे आर कमिंग टू ऑफर होमेज इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. अब अगर आप देखिए तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो मूर्ति है उसके जस्ट साइड में, ओके, अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आएगा, वहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी खड़े हैं. ठीक है, छोटा सी ग्रुप है लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी खड़े हैं यहाँ पर. यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दर्शन कर लिए हैं, उनसे आशीर्वाद ले लिया है और अपनी विशेस को फुलफ़िल करा लिया है. यानी कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि मैं उन देशों की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी उस समय डेमोक्रेसी से कनेक्ट हो चुके थे. ओके, सो दैट कंटेंट. सो हियर हमने देखा कि नीचे क्या, यहाँ पर क्या है, डाउन साइड ऑफ द पिक्चर
is the content where the peoples are coming to offer or to fulfill their wishes in front of the Statue of Liberty to get a blessing, okay, and fulfill their demands. अब इस पिक्चर के सामने अगर आप ये देखिए तो गार्बेज की तरह बहुत सारी चीज़ें फेंकी हुई हैं। ये क्या है? मोनार्च के रिमेन्स। भाई राजाओं को हटाया जा रहा है, ठीक है, राजाओं को हटाया जा रहा है, उनको उनकी पोस्ट से निकाला जा रहा है, मोनार्की सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को अपनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यानी राजा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है, उनका क्राउन, उनका सॉर्ड, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके जो लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, सबको क्या किया गया है? तोड़ फोड़ के, फाड़ के, पेपर्स थे तो फाड़ वाड़ के सब क्या कर दिया? फेंक दिया गया है। तो इट इज़ अ शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द मोनार्कियल सिस्टम, ओके, it is a shattered remains of the monarchical system. Now on the another side, if I talk about the upper part of it, okay, अब मैं ऊपर अगर जाऊँ तो ऊपर के कंटेंट में हमको यहाँ पर सबसे पहले दिख रहे हैं जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जीसस क्राइस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बेसिकली ब्लेसिंग देने आए हैं। वो इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं इस पर्टिकुलर सीन को देखकर कि वो क्या कर रहे हैं? ब्लेसिंग ऑफर कर रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट हैं, फिर एंजल्स हैं, सेंट्स हैं, सारे लोग क्या हैं? इस पर्टिकुलर सीन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए एंड दे आर ऑफरिंग देयर ब्लेसिंग टू द पीपल्स। वो क्या कर रहे हैं? लोगों के बीच में जो फर्टर्निटी है, यानी कि जो भाईचारा है, ओके, जो कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ना, फ्रेटरनाइट। सो सिंपली द कंटेंट रिगार्डिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रदरहुड शुड बी मेंटेन अमंग द पीपल्स इन द फ्यूचर ऑल्सो। आज सिर्फ लड़ने के लिए या उसके लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए भी आ रहे हैं। सो दैट इज़ अ सीन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा एक पिक्चर है उसकी एक स्टोरी किस तरह से क्या वो लिंक हो रहा। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो पेंटिंग का कंटेंट समझ लीजिए, जो इसका नाम दिया है, टाइटल दिया है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ओके। नाउ लेट्स गो विद द मेन टॉपिक। 1848 फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, हैज़ प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 सीरीज़ की एक पेंटिंग बनाई, ठीक है। और उस पेंटिंग में उन्होंने कैसे अपने ख्वाब को उतारा, जो कि उस समय तो सच नहीं था। भाई आप 1848 की बात करो तो डेफिनेटली उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी ना, तो सवाल ही नहीं उठता कि हर कोई कंट्री जो डेमोक्रेसी को अपनाने की बात करेगी। तो ये फ्रेडरिक सोरियो का एक ख्वाब था, ठीक है। उन्होंने अपने ड्रीम, जो पेंटिंग है उसमें विजुअलाइज किया है, एक अपने ड्रीम को उतारा है। उन्होंने एक ख्वाब देखा कि जो दुनिया है वो क्या हो रही है, एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट से बनी हुई, यानी एक डेमोक्रेटिक एंड अ प्रॉपर इलेक्टेड हेड्स। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया? इलेक्टेड हेड जो मेंबर्स हो या लीडर्स हो, उस वे से बनी हुई है, ओके। सो हमारे पास ये जो पिक्चर है ये क्या है? ये फर्स्ट प्रिंट है, ठीक है। उस 4 प्रिंट में जो पहला प्रिंट है दैट इज़ रिगार्डिंग विद इट। सो द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज़ shows the people of यूरोप एंड अमेरिका, ओके। तो पहला जो प्रिंट है जिसमें ये आपको दिख रहा है एक बहुत लंबी लाइन जो आ रही थी, उस लाइन को अगर आप ध्यान से देखिए तो उस लाइन के कंटेंट में कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है इसमें कौन लोग मौजूद हैं? इसमें अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ के लोग मौजूद हैं। अब अमेरिका क्यों? आपको ध्यान होगा कि अमेरिका इज़ नॉट अ सिंगल कंट्री, इट्स merger or basically combining of many of the countries. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये वर्ड ही ध्यान रखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स मतलब कंट्री। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका जो है बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री से मिलकर बनी है। अगर आप कभी भी अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, वो फॉर्म हुआ है, ओके। तो इस पेंटिंग में कौन है? यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, जिसमें मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई, ओके। तो जो यूरोप और अमेरिका की कंट्री के लोग हैं, जो कि हर एक कैटेगरी को बिलोंग करें, मेल और फीमेल के कंटेंट में बात कर दी, यानी जेंडर्स के रिगार्डिंग या सोशल क्लासेस के रिगार्डिंग। मैंने अभी आपसे कहा ना, ये जो डिफरेंट ड्रेसेस हैं वो क्या हैं? आपका
अलग अलग इकोनॉमिकल स्टेटस या सोशल क्लासेस की बेसिस पे वो डिफरेंट ड्रेसेस आपको दिख रहे हैं। तो यानी अगर यहाँ पर हमें लाइन में डिफरेंट ड्रेसेस दिख रहे हैं तो बहुत क्लियर है कि हर क्लास के लोग जो है एक साथ यूनाइटेडली आ रहे हैं अपनी डिमांड को रखने के लिए। क्या कर रहे हैं, एक बहुत ट्रेन लाइक ओके, एक बहुत लंबी जो ट्रेन की तरह एक लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, उसमें चल रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आ रहे हैं टू ऑफर होमेज। होमेज का मतलब क्या हो गया, एक तरह से अपनी विशेस को मांगना, जैसे कहते हैं ना एक तरह से मन्नत मांगना या फिर अपनी डिमांड को पुट करना भगवान के सामने, तो होमेज ऑफर करने आ रहे हैं, ठीक है, टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. ठीक है, याद कीजिए आप एलोगोरी का कंटेंट पढ़ कर आ रहे हैं। एलोगोरी क्या होता है, फीमेल फिगर, ओके, when any of a particular feeling is expressed in a content of a female figure that is not actually a living being, it is not linked with any of a living being, okay, it's an imaginary concept. So स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, एक फीमेल फिगर है या फीमेल एलोगोरी है, ठीक है। उसको अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा दैट here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other hand. अभी मैंने आपको कहा है कि अगर आप इस पेंटिंग को देखिए तो इस पेंटिंग में आपको नज़र आएगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में जो है वो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, वही दूसरे हाथ में क्या है, द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक। तो उसी बेसिस पे बताया गया है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसके हाथ में क्या है। नाउ ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। जो पिक्चर है, पिक्चर में जो ये हिस्सा है सामने वाला, ठीक है, जो नीचे तम नज़र आ रहा है, वहाँ पर शैटर्ड रिमेन्स एक तरह से चीज़ें तोड़ फोड़ के फाड़ चीर के फेंक दी गई है, ठीक। तो वहाँ पर क्या है, आपको शैटर्ड रिमेन्स नज़र आ रहे हैं किसके, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, वो सिस्टम, वो गवर्नमेंट जहाँ पर जो रूल है वो कुछ लोगों के हाथ में होता है, ओके, जो ज़्यादातर हम लिंक करेंगे मोनार्कियल सिस्टम से। इन सोरियो उटोपियन विजन, उटोपियन विजन क्या है, इट्स a particular vision which is not having any relation with the reality of that present time period. एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखना जो कि उस समय दूर दूर तक हकीकत से लिंक थी ही नहीं। So in Frederick Sorio utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes. Okay? तो हमने देखा है कि जो लाइन है, इस लाइन में क्या है, अलग अलग देश के लोग फ्लैग के ज़रिए और ड्रेसेस के ज़रिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखो तो इसको क्रॉस करके कुछ लोग ऑलरेडी जो इसके लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलरेडी खड़े हुए हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये वो कंट्री के लोग हैं जो ऑलरेडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने अपनी विश को मांग चुके हैं, उनकी विश फुलफिल भी हो चुकी है और उनको डेमोक्रेसी मिल भी चुकी है। तो यानी ये क्या बन चुके हैं, नेशन स्टेट। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं कुछ कंट्रीज़, वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड, जो उस समय तक ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस, identified by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. अब स्टैचू के जस्ट बगल में जो अभी झंडा लेके ये ट्राई कलर का जो झंडा है, येलो रेड एंड ब्लैक कंटेंट में जो झंडा नज़र आ रहा है, जो हमें पेंटिंग में जो हमें नज़र आ रहा है, उस फ्लैग को देखें तो इस अभी अभी ये जो फ्लैग लेकर जो लोग आ रहे हैं वो कौन है, जो एकदम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बगल में खड़े हैं फ्लैग लेकर, वो कौन है, फ्रांस के लोग। अब देखो यहाँ से भी एक बहुत अच्छी मीनिंग निकल रही है
कि उस समय फ्रांस में ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो लोग अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर ही रहे थे, तो एक बगावत ऑलरेडी वहाँ पर शुरू हो चुकी थी। तो इसलिए इस पेंटिंग में देखो सबसे पहले वही चीज़ दिखाया गया कि सबसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बगल में कौन पहुँच रहा है, फ्रांस के लोग पहुँच रहे हैं, जो कि ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व थे और अपने देश के लिए डेमोक्रेसी जैसे कंटेंट को अपना रहे थे। आपको याद होगा कि जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे या फ्रेंच फिलोसफर्स थे, उन्होंने हमें कितने सारे डेमोक्रेटिक कंटेंट्स दिए हैं। She is followed by the peoples of Germany bearing the black, red and gold flag. Okay. Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. अब देखो फ्रांस के जस्ट पीछे जो कौन है, जर्मनी खड़ा है, ठीक है। जर्मनी के लोग अपने फ्लैग को होल्ड किए हुए हैं। कौन सा कलर है फ्लैग का, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। ओके, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर का जो फ्लैग है जो जर्मनी के पीपल्स होल्ड कर रहे हैं, वो फ्रांस के जस्ट पीछे खड़े हुए हैं लाइन में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंगली बात क्या है कि जिस समय फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग को बनाया है, उस समय जर्मनी का कोई वजूद ही नहीं है। पहली बात, जर्मनी कहीं से दूर दूर तक नेशन स्टेट के बारे में डिमांड ही नहीं कर रही है, और दूसरी चीज़, जो जर्मन के लोग हैं वो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, यानी एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ तो कोई मेन जर्मनी का कोई पार्ट है ही नहीं, अपने आप में कोई देश है ही नहीं, जर्मनी उस समय कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो सोचो किस तरह का ख्वाब है ये। द फ्लैग दे कैरीज is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution। यानी जो ये फ्लैग होल्ड कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन जर्मन स्पीकिंग पीपल्स का ख्वाब है, जो कई सारे जर्मन स्पीकिंग पीपल्स जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, ये उनका ख्वाब है कि फ्यूचर में चलकर वो लोग भी अपने लिए एक सिंगल देश बना सकें, अपने लिए एक नेशन स्टेट को क्रिएट कर सकें। ओके, फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ द ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिलेस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ओके, यानी जर्मनी के बाद बहुत सारी कंट्रीज जो है इस लाइन में लगी हुई है, तो कुछ का नाम ऑलरेडी दे दिया गया है। फ्रॉम द हेवेंस Christ sends and angels grace upon the scene। अभी मैंने आपसे कहा है कि पेंटिंग में क्या है, जीसस क्राइस्ट खड़े हैं, ठीक है, और साथ में जो सेंट्स हैं और एंजल्स हैं वो भी अपनी विशेष क्या कर रही हैं, अपनी ब्लेसिंग, ठीक है, अपनी ब्लेसिंग जो है लोगों को के ऊपर स्प्रेड कर रही हैं। तो इस पूरे एक सीन को देखने के लिए भगवान भी आ गए हैं, और भगवान भी क्या कर रहे हैं, अपनी जो ब्लेसिंग है वो लोगों को दे रहे हैं कि इस तरह से चीज़ें मेंटेन रहें, आगे भी चलकर ये लोग इसी तरह से साथ मिलके रहें। ओके, सो फ्रॉम द हेवन अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स ग्रेस अपॉन द सीन। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फर्टिनिटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वो क्या है, वो एक तरह से भाईचारे को बढ़ावा देने वाले लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, so this chapter will deal with many of the issues visualized by Frederick Sorio in figure 1। यानी कि जो चैप्टर है इसमें आपको इस तरह की कई ऐसी चीज़ें उसके बारे में हमें डिस्कस करते हुए हम देखेंगे जो फ्रेडरिक सोरियो ने उस ज़माने में इमेजिन की थी, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे यही चीज़ क्या होगी, सच होगी। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। तो 19th सेंचुरी के शुरुआत होते होते यानी उस दौरान हमने देखा है कि नेशनलिज्म जो है वो बहुत लार्ज स्केल में स्प्रेड होने लगा था, जिसके वजह से जो पॉलिटिकल कंटेंट था, यानी जो कंट्रोल है, पॉलिटिकल पावर का जो कंट्रोल है, वो मोनार्क के हाथों से छूटता जा रहा है, और साथ में लोगों की सोच भी क्या है, वो चेंज होती जा रही है, स्पेशली इन द कंटेंट ऑफ यूरोप। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज the emergence of the nation state in place of the multinational dynamic empires of Europe। ओके, सो हमने सबसे ज़्यादा इसमें क्या चेंज देखा कि किस तरह से नेशन स्टेट जो है वो जो डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, यानी जो आपका किंग सिस्टम था, उसको
उसमें चेंजेस लेकर आया। अब सिंपल चेंजेस क्या होगा, जैसे मैं कहूँ एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में फॉर्म हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म होने का मतलब हो गया कि पीपल्स को राइट मिल गया, या जो राजा हैं वो ऐसे लॉ बनाने लगे जिसकी वजह से लोगों को और बेनिफिट मिले। अब राजा को भी क्या करना, अपना पोस्ट संभालना है। तो इस तरह के कंटेंट्स या इस तरह के चेंजेस हमने देखने शुरू हुए। द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. Okay? तो जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो क्या हो रहा था, जिसमें एक के हाथ में ही सारा पावर कंट्रोल हो रहा था और वो दूसरी कंट्रीज़ या दूसरे एरियाज़ पे भी कंट्रोल कर रहे थे। यानी वो लोग जिनके हाथ में एनॉर्मस पावर होते थे वो क्या करते थे, दूसरे लोगों को भी कंट्रोल करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी हमने चेंज देखना शुरू किया। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स and not only its ruler came to develop a sense of common identity and share history or descent. तो मॉडर्न स्टेट में जहाँ पर पावर तो एक हाथ में ही रहा, वही जो नेशन स्टेट है वहाँ पर हमने देखा कि सारी चीज़ें क्या हो रही है, सिटीजन्स के अकॉर्डिंग हो रही है। रूलर से भी यहाँ पर सर्वे सर्वा नहीं है, सिर्फ उनकी बात को नहीं सुना जाएगा बल्कि जो लोग हैं उनकी बात को भी अहमियत दी जा रही है। और साथ में अब ये लोग जो अब तक जाति या इकोनॉमिकल स्टेटस के बेस पे बटे हुए थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अपने आप को एक समझना शुरू किए। इन लोगों के बीच में यूनिटी आनी शुरू हो गई है, अपने आप को एक सिंगल आइडेंटिटी में बांधना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, सो द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एज वेल एज द शेयर्ड हिस्ट्री। भाई पास में ये लोग भी तो कहीं ना कहीं साथ रहे होंगे ना कभी तो एक दूसरे की मदद किए होंगे, तो उस हिस्ट्री के बेसिस पे क्या हो रहा है, अब इन लोगों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव हो रहा है। यहाँ तक अपनी कंट्री के भी कंडीशंस को लेकर लोगों का जुड़ाव होने लगा कि अगर इकोनॉमिकली ड्रेन है कोई कंट्री तो सबको मिलकर आना पड़ेगा उसको सपोर्ट करने के लिए और उसका प्रोग्रेस कराने के लिए। ओके, दिस कम्युनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, इट वॉज फॉर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल्स। अब ये जो चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, जो कॉमन आइडेंटिटी और सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो अचानक एक दिन में थोड़ी हुई होगी, बल्कि एक बहुत लंबे स्ट्रगल्स के रिगार्डिंग जो लीडर्स रहे होंगे, कॉमन पीपल्स रहे होंगे, उनके एक एफर्ट के रिगार्डिंग उन्होंने जो एफर्ट किया होगा, जो रिवोल्ट किया होगा, लीडर्स ने जो अपना रोल प्ले किया होगा, उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें उनको मिली हैं। जो नेशन स्टेट की पॉलिसी है या डेमोक्रेसी का कंटेंट है, इन लोगों के वजह से मिला है। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोग्रेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। तो इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म का कंटेंट जो है यूरोप में 19th सेंचुरी के दौरान बहुत लार्ज स्केल में स्प्रेड होने लगा और धीरे धीरे कैसे गवर्नमेंट्स और जो लोगों की सोच है वो भी क्या होने लगी, चेंज होने लगी। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट वाज द फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग। सो आज जो हमारा पहला पार्ट है इस चैप्टर का, मैं इसको यहीं एंड करूँगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक विद द नेक्स्ट कंटेंट, दैट इज़ द idea of the nation. Okay.